हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, बिहार बोर्ड 2025 के एग्जाम देने वाले लगभग एग्जाम अब खत्म होने को है और आपने बायो का भी एग्जाम दे दिया। ये मेरा पार्ट 2 वीडियो होने वाला है क्योंकि ये वीडियो में मैंने बात किया था 30 क्वेश्चन के बारे में। बायो का 30 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। आज मैं बायो का और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने वाला हूं। मैं जो सॉल्व कर रहा हूं केवल ऑप्शन वाइज नहीं, मैं कुछ समझा के बात कर रहा हूं ताकि अगर आप लोग नीट प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि नीट का भी इंफॉर्मेशन आ चुका है, अगर नीट एग्जामिनेशन देना है 2025 के लिए तो उसके लिए भी आपको ये बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। ये जो मैं आपका सेशन ले रहा हूं, बिहार बोर्ड के क्वेश्चन को जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं, ये सॉल्यूशन आपके लिए फायदेमंद होगा क्योंकि ये सॉल्यूशन केवल सॉल्यूशन ही नहीं है बिहार बोर्ड के लिए, मैं तो सॉल्यूशन दे ही रहा हूं आपका बिहार बोर्ड का 2025 का बायोलॉजी सॉल्यूशन 2025। ठीक है, ये अभी आपके इसलिए फायदेमंद है कि आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। अटेम्प्ट जो क्वेश्चन करना था आपको वो क्वेश्चन था 35। ओके, और इस 35 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में अगर 35 आपका आ रहा है तो इससे 100% सॉल्यूशन मिला सकते हैं क्योंकि 100% एक्यूरेट सॉल्यूशन है। अगर इसके साथ साथ बात करूं कि ये जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं ये पूरी डिटेल में दे रहा हूं, डिटेल के साथ चल रहा है, तो आगे आने वाले जो नीट एग्जाम है आपका नीट 2025 जो कि 4 मई को डेट अनाउंस्ड है, ठीक है, तो इस दिन आपका ये बहुत काम करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए, क्योंकि मैंने 30 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। तो देखता हूं 30 के बाद वाला आगे आता हूं कि 30 के बाद मुझे कौन कौन सा क्वेश्चन बनाना है। 29 पे आ गया 30 क्वेश्चन। आपका एक हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द टर्म न्यूटन, ये सारा चीज कि कौन इस टर्म को किए थे। तो मैंने आपको बताया था कि इस टर्म को देने वाले थे एस बेंजर, ठीक है ना। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था बच्चा, ये नीट लेवल का क्वेश्चन था, ये नीट लेवल रखता है आपका, समझ जाइए। नीट 2025 के एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन कर सकता है आपका। हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द टर्म न्यूटन सिस्ट्रॉन और एंड रीजन, ये देने वाले थे एस बेंजी। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां से सेशन हम लोग का आज का स्टार्ट हो, क्योंकि मैंने 30 क्वेश्चन कर दिया था। आज के सेशन में ये पार्ट 2 वीडियो आपका जो है, ये पार्ट 2 वीडियो आपको समझाया। निम्नलिखित में से कौन परिस्थितिक तंत्र का एक से अधिक क्वेश्चन स्तर पर रह सकता है, यानी एक से क्वेश्चन स्तर तक रह सकता है, यानी इंग्लिश में कहता है कि which of the following can live at more than one place in a trophic level of an ecosystem, यानी ट्रॉपिक लेवल किसी इकोसिस्टम में एक से ज्यादा पे कौन रह सकता है। फाइटोप्लैंक्टन हम कहेंगे नहीं, ये एक ही लेवल पे रहेगा। जू प्लैंक्टन नहीं, ये फाइटोप्लैंक्टन दिखाएगा। फिश और ऑल ऑफ दीज, ये सब होगा, तो ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, इसका फिश होगा, क्योंकि जो फिश के बच्चे लोग होते हैं जिसको हम लोग फ्राई बोलते हैं, ये फ्राई जो होता है फिश का, ये फाइटोप्लैंक्टन और प्लस जू प्लैंक्टन पे, ठीक है ना, ये रहता है। फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन, मोस्टली ये जू प्लैंक्टन ही खाता है। ओके, और इसके बाद जो फिश होता है बड़ा आके, ये बड़ी मछली होती है। देखिए ट्रॉपिक लेवल को चेंज कर रहा है, यानी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, तो एक ट्रॉपिक से दूसरे ट्रॉपिक में सर्वाइविंग करने वाला आपका हो जाएगा सी। तो ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फिश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है नारियल के मध्य फल भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है, यानी नारियल जो होता है वो 3 भाग में होता है ना। देखिए यहाँ पे एक अंदर में इनसाइड में ये गुदा होता है, ये गुदा, ओके, बीच में, और इधर ये जो होता है ये बाहर तो पूरा एकदम कड़ा रहता है, अंदर में ये रेशेदार होता है। क्या होता है भैया? रेशेदार। तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। बाकी इंग्लिश में भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या कहता है। इंग्लिश में कह रहा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ मेसोकार्प इन अ कोकोनट, ठीक है। What is the nature of mesocarp in a coconut? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? इसका आंसर हो जाएगा फाइब्रस। क्या हो जाएगा? फाइब्रस, ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसमें पुंगों का निर्माण होता है, और इंग्लिश में जब पढ़िएगा तो आपको लिख रहे हैं कि एंड्रोसियम किसे, तो एंड्रोसियम हो गया मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। एंड्रोसियम क्या बोलते हैं? मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, यानी फ्लावर का ये नर भाग होता है यहाँ पर। तो इसमें आपका अस्टामेन को हम लोग बोलते हैं, अस्टामेन एंथर और फिलामेंट का बना होता है, एंथर प्लस फिलामेंट, ठीक है। इसी को हम लोग ये एंड्रोसियम भी बोलते हैं, इस
इक्वल टू एंड्रोसियम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए अस्टामिन, और इसका हो जाएगा पुंकेसर। क्या कहलाता है? पुंकेसर। अगला क्वेश्चन कहता है मनुष्यों में संलग्न समूहों की संख्या क्या होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये मैंने बच्चों को ये सारे क्वेश्चन बच्चे लोगों को बताया गया है। जो यहाँ के बच्चे लोग बखूबी पूरा बनाए होंगे, मैं बात करूंगा उनसे भी। मनुष्यों में संलग्न समूहों की संख्या क्या होती है, और बाकी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग। तो लिंकेज ग्रुप आप लोग को बताया गया था, ठीक है। नंबर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है लिंकेज का, यही कहलाता है लिंकेज ग्रुप। तो हम लोग बखूबी जानते हैं बच्चे लोग कि आपका ह्यूमन में टोटल क्रोमोसोम होता है 46। टोटल क्रोमोसोम कितना? 46। यानी गुणसूत्र होता है 46। तो हम लोग 2n बात करते थे कि इससे प्रश्न एक और आ जाएगा आपका, शायद इससे आगे ही। अरे मत पूछिए, रिप्रोडक्शन यूनिट गिना दिया है आपका। रिप्रोडक्शन 4 यूनिट होता है ना, 4 चैप्टर, उससे बहुत सारा क्वेश्चन किया है। हालांकि लिंकेज ग्रुप आपका जेनेटिक्स का क्वेश्चन, लेकिन इसके आगे में क्रोमोसोम जो दे दिया है आपका। तो 2n को हम लोग लिखते हैं 2 into 23, ठीक है ना। तो ये हो गया 46 ही नंबर, और 2n को क्रोमोसोम का नंबर का इंडिकेट करते हैं। तो इसका हैप्लॉइड नंबर, हैप्लॉइड का मतलब n, तो n कितना है? ये 23 है ना, 2n भी n है, तो हैप्लॉइड नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 23। अगला प्रश्न कहता है 35 नंबर, निम्न में से कौन गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है। देखिए आ गया इसी का आंसर। अगर ये पता नहीं रहेगा तो आप आसानी से इसे मार दीजिएगा 2n। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 2n आसानी से दर्शाता है। Which of the following represent the basic number of chromosome? तो बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम कौन किया? 2n। नेक्स्ट है मैंग्रोव वनस्पतियां कहां पाई जाती हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न ये भी है, मैंग्रोव, और ऑप्शन में पश्चिमी घाट, सुंदरवन, देहरादून की घाटी और कुल्लू मनाली या कुल्लू जो भी दे दिया है। तो आप ये जो भी मालूम है वेस्टर्न घाट, ये गलती है बच्चा, ये इसका सुंदरवन आंसर होगा। क्या होगा? सुंदरवन। सुंदरवन में मैंग्रोव, मैंग्रोव प्लांट उसे बोलते हैं कि जो खास करके दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। किस क्षेत्रों में? दलदली, जहां पे दलदल होता है। दिक्कत मैंग्रोव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है बच्चे लोग कि निम्नलिखित में से द्वितीय अनुक्रमण कहां होता है। निम्नलिखित में से द्वितीय अनुक्रमण कहां होता है। कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज सेकेंडरी सक्सीजन टेक्स प्लेस। तो सेकेंडरी सक्सीजन कहां पे होगा? ऑन सैंड पे होगा क्या? नहीं। बेल रॉक्स पे होगा क्या? नहीं। न्यूलीफॉर्म पॉन्ड्स पे होगा क्या? नहीं। ये सब प्राइमरी सेकेंडरी सक्सीजन होगा इन डिग्रेडेड फॉरेस्ट, यानी उजड़े हुए वनों में। एक बार उजड़ गया है, सेकेंडरी सक्सीजन वही होगा ना, दूसरी बार में। चलिए अब 38 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है। उत्कृष्ट जैव मतलब एक्सीलेंट बायो फर्टिलाइजर। हालांकि फर्टिलाइजर बारे में बात करें तो लगभग सब है, लेकिन एक्सीलेंट इसमें क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन ढंग से देता है बिहार बोर्ड। इधर इसका जो पैटर्न क्वेश्चन बनाने का हो गया ना, बहुत जबरदस्त हो गया है। ये सारे हैं, लेकिन इसमें पूछ रहे हैं कि सबसे बेहतरीन कौन है। तो सबसे बेहतरीन हो जाएगा अजोला। क्या हो जाएगा? अजोला। माइसीलिया, पेट्रीडियम, साल्विनिया और अजोला, इसके साथ में सबसे बेहतरीन जो फर्टिलाइजर है, उर्वरक है, वो है अजोला। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपका बच्चे लोग निम्नलिखित में से कौन मनुष्यों के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण पद्धति है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट ट्रेंड इन ह्यूमन इवोल्यूशन। अपराइट पोस्चर, बाइनोकुलर विजन, इंक्रीजिंग क्रेनियल कैपेसिटी, ऑल ऑफ दिस। लग रहा है कि सब है ना। अपराइट पोस्चर भी है, बाइनोकुलर विजन भी है। अपराइट पोस्चर का मतलब सीधी मुद्रा। जब हम लोग आदि मानव थे तो ऐसे चलते हुए सीधे हो गए थे, ऐसे करके। फिर हमारी आंखों की दृष्टि भी थोड़ी ठीक हुई थी, मतलब दूर नजर आने लगी। फिर इंक्रीजिंग क्रेनियल कैपेसिटी, ये भी हो सकता है। तो इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ दिस होगा क्या? तो बिल्कुल मत मारिएगा, ठीक है ना। ऑल ऑफ दिस बिल्कुल नहीं होगा। बाइनोकुलर विजन और अपराइट पोस्चर, केवल सी होगा, इंक्रीजिंग क्रेनियल कैपेसिटी। मानव का जो ये मस्तिष्क वाला भाग है, बढ़ती हुई कपाल क्षमता,
ये था विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति। 40 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में होता है? बहुआ वाला क्वेश्चन था, बहुआ इसलिए लिखते हैं ना, बहुआ, बहुआ वाला बेबी, ठीक है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। कौन फिजन होता है? बाइनरी फिजन। देखिए तो दिया है क्या कहीं ऑप्शन में बाइनरी फिजन? दिया तो है ऑप्शन नंबर डी बाइनरी फिजन। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में होता है? तो द्विखंडन। पहले अमीबा एक होता है, फिर आगे जाके दो भागों में बढ़ जाता है। इसकी प्रक्रिया बहुत सारी है, समझाएंगे बाद में। अगला आते हैं अगले प्रश्न पे। 41 नंबर प्रश्न है आपका, कहता है मनुष्यों में शुक्राणुओं की क्षमता कहां विकसित होती है? ये भी सब क्वेश्चन है। रिप्रोडक्शन चैप्टर। कौन चैप्टर? रिप्रोडक्शन। कहिएगा सर मैंने बनाया था एक दिन पहले वीडियो, लेकिन मुझे पता चला आप लोग का एग्जाम में हो गया, इसलिए तक वो पोस्ट नहीं हुआ। मैंने वीडियो बनाई थी कि रिप्रोडक्शन यूनिट कितना इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, पूरा कैलकुलेट कीजिएगा। मोर देन 10 प्लस 15 क्वेश्चन हो जाएंगे अभी तक में। तो ये होता है स्त्री जनन मार्ग। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। Where does capacitation of human sperm occurs? तो ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में होता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास हो सकता है? वाह क्या क्वेश्चन है। जुड़वा भाइयों का विकास कैसे हो सकता है? Which of the following can lead to the development of twin brothers? थोड़ा सा एक यहाँ पे गलती कर दिया गया है, एक वर्ड और जोड़ देना चाहिए था, आइडेंटिकल या नॉट आइडेंटिकल। अगर आइडेंटिकल ट्विंस है तो बिल्कुल वन जाइगोट होगा। देखिएगा एक ओवम जो होता है मादा का, उसमें स्पर्म आगे जुड़ता है, ठीक है ना। कुछ समय के बाद, यानी ज्यादा लेट नहीं, कुछ समय के बाद ये दोनों दो भाग में बढ़ जाएगा, ऐसे ऐसे एकदम अर्ली स्टेज में, शुरुआत नहीं। अगर ये ब्रेक करके दो भाग में, तो इसी को बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस। तो इसका वन जाइगोट से ही बना ना। अगर टू जाइगोट होगा तो दो ओवम मिलना चाहिए, ठीक है, दो ओवम अलग अलग, तो एक स्पर्म इसमें और एक स्पर्म इसमें होगा, तब फिर टू जाइगोट को वो देगा। किसको देगा? टू जाइगोट को। और ये आइडेंटिकल नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये आइडेंटिकल इसे फिर हम लोग नहीं बोलेंगे। इसी प्रकार से इसमें जो होता है वो फीमेल, यानी बेबी, फीमेल और मेल, ये दोनों। कभी भाई बहन का नाम सुने हैं आप लोग ना, कि भाई बहन दोनों होता है, तो दो युग्मनज से यानी टू जाइगोट से वो दोनों अलग। भाई बहन दोनों सेम जैसा नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन हाँ आइडेंटिकल ट्विंस में अगर लड़की हो रही है तो दोनों लड़की ही होगी, और लड़का हो रहा है तो दोनों लड़का ही होगा। लेकिन यहाँ पे इस केस में नहीं होगा। तो थोड़ा सा कंफ्यूज किया आपको क्वेश्चन, लेकिन घबराना नहीं है आप लोग, वन जाइगोट ही मानिएगा, इसका आंसर ये रहेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों कि पोमिकल्चर, अब देखिए, अब हम कहते हैं ना कि अगर ये प्रश्न अगर आप लोग गलती करके आ रहे हो एग्जाम में, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पोमिकल्चर, पोमिकल्चर वर्ड जो है एक ही चीज को रिलेट करता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो पोमिकल्चर दे रहा है, ये पोमी जो वर्ड है आपका, पोमी, पमी मत समझ जाएगा, पोमी लड़की का नाम होता है पोमी। पोमिकल्चर जो है, पोमिकल्चर फल के लिए होता है। किसके लिए होता है? फल के लिए। बोलिए ना, नहीं बोलिएगा, फल के लिए होता है सर। अगर ये हॉर्टिकल्चर नाम दे तो हॉर्टी, ठीक है, हॉर्टी हॉट से सब्जी आ जाएगा। सेरिकल्चर का नाम दे दे तो ये सब हो जाएगा। फूल, फूल भी ऐसे फ्लोरिकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर में चला आता है वो। आगे आते हैं 44 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक हैं? कौन है भैया? अब जैविक घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट बोल रहा है, पकड़ना है, इंग्लिश से रहता है हिंदी से। जिसमें जीवन होगा, क्या होगा? जीवन, यानी जिसमें लाइफ होगा वो बायोटिक कंपोनेंट कहलाएंगे। तो हम यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट जब पढ़ा रहे थे तो बताए होंगे आप लोगों को, नहीं अभी तो यार नहीं बताया, अपने बच्चों को बताए। कंपोनेंट दो प्रकार का, ए बायोटिक एंड बायोटिक। ए बायोटिक का मतलब होता है जिसमें नो लाइफ, लाइफ नहीं होता है। तो यहाँ पे एयर में लाइफ है क्या? नहीं है, तो ये हो जाएगा ए बायोटिक। ओके, वाटर में लाइफ है क्या? नहीं, तो ये भी हो जाएगा ए बायोटिक। सनलाइट में है क्या? नहीं, हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा ए बायोटिक। बचा क्या? केवल एक प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर हमेशा प्लांट होते हैं, ठीक है ना, ग्रीन प्लांट। तो प्लांट में लाइफ है क्या? बिल्कुल है सर, लाइफ है प्लांट में, और ये कहलाएगा बायोटिक। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, प्रोड्यूसर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। तो ये कितने अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो रहा है। ये एक्सप्लेनेशन इतने अच्छे से होने का मतलब है कि आप लोगों को अच्छे ढंग से और जानकारी मिल रही है। 360 नंबर का एग्जाम होता है भैया नीट,
360 में अगर इसमें से 5 भी प्रश्न कर देता है, जो हम लोग 70 बना रहे हैं, इमेजिन करते हैं अगर कर दिया या फिर आ गया, कुछ भी संभावनाएं कुछ भी व्यक्त की जा सकती हैं, 20 नंबर क्यों छोड़े, नहीं छूटना चाहिए। बाकी ये फायदेमंद दोनों के लिए है, मेरे नीट स्टूडेंट के लिए भी है और बोर्ड स्टूडेंट के लिए भी है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन समुद्री मछली है? या वाह वाह, पकड़िए ना, समुद्री मछली कौन है? कतला, मांगुर, सिंघी या हिल्सा? तो भैया इसका आंसर हो जाएगा हिल्सा। क्या हो जाएगा? हिल्सा, ऑप्शन नंबर सी। इंग्लिश में भी होगा तो इंग्लिश में आप लोग मान लीजिएगा इसे, हिल्सा। इंग्लिश में मान लेना है हिल्सा, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मराइन फिश? हिल्सा। निम्नलिखित में से कौन क्लोराइन का स्रोत है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मलेरिया में ये पढ़ाए थे आप लोगों को। तो मलेरिया जब आपने पढ़ा होगा तो आपने जाना होगा कि सिंकोना ट्री से हमें निकलता है क्विनीन। क्या निकलता है? क्विनीन, जो कि मलेरिया की बीमारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ क्विनीन? तो सिंकोना ट्री। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला 47, कास्टिया आरोही लताएं कहां पाई जाती हैं? वेयर आर द वुडी लाइनास क्लाइंबर्स फाउंड? तो भैया लाइनास को यहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या उडी लाइनास को उडी भी बोलते हैं, उडी लाइनास को क्लाइंबर्स फाउंड भी बोलते हैं। और ये पाया जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो जाएगा, यानी उष्णकटिबंधीय वर्षावन। वहां पे ही बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, एकदम हाई बड़े बड़े कैनोपी टाइप में, फिर उसके बाद छोटे इस तरीके से पेड़ पौधे होते हैं। अगला चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है बच्चे लोग आपका कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फसली उत्परिवर्तन हेतु करते हैं? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फसली पौधे में उत्परिवर्तन हेतु करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इंड्यूस म्यूटेशन इन अ क्रॉप प्लांट? इंड्यूस म्यूटेशन, भैया म्यूटेशन आ गया तो ये रेडिएशन के बारे में बात करेगा। और देख लीजिए ये रेडिएशन लिखा हुआ ही है, कौन कौन सा रेडिएशन है? गामा रेडिएशन, एक्स रेडिएशन, अल्फा और सन। सन रेज में यूवी रेडिएशन होता है, ये नहीं होगा। अल्फा रेज नहीं होगा, गामा रेज नहीं होगा, ये बिल्कुल होगा, गामा रेज होगा। भाई इतना हर से नहीं जाना है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गामा रेज। गामा रेज से म्यूटेशन इंड्यूस होता है और ये म्यूटेशन को उत्प्रेरित करने मतलब तेजी करने के लिए भी गामा रेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ओके, निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है? ट्यूबर बहुत इजी है, ट्यूब किससे? एक ही चीज करेगा, वो करेगा पोटैटो। कौन करेगा? गार्लिक नहीं, अमरफोफिलस नहीं, मैंगो नहीं, ये करेगा पोटैटो। इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है? गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा, तो जाहिर सी बात है हम लोग जानते हैं कि 46 क्रोमोसोम है, उसमें से एक अतिरिक्त जोड़ा पाया गया। तो जैसे इसको बोलते हैं ट्राइसोमी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ट्राइसोमी। तो देखिए तो ऑप्शन दिया है क्या? टेट्रासोमिक। हाँ, पहले ही दे दिया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ट्राइसोमिक। इसके इंग्लिश वर्जन पे चले जाइए आप, केस समझाने के लिए फिर बहुत वक्त लग जाएगा, इसलिए ट्राइसोमी जानिए। ये सब बी सेक्शन का चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी, दी जाएंगी वो सारी चीजें। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से, इसका तो ये वाला आंसर था आपका ट्राइसोमी। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है? कैंसर कोशिकाओं समसूत्री, विषमसूत्री, अर्धसूत्री या इनमें से कोई नहीं? भैया माइटोसिस, माइटोसिस, मेयोसिस या नन ऑफ दिस? तो माइटोसिस के थ्रू होता है। किसके थ्रू? माइटोसिस। समसूत्री इक्वेशनल डिवीजन, लगातार जब कैंसर बढ़ने लगता है ना तो सेल फटाफट बढ़ने लगते हैं। ये एबनॉर्मल सेल होते हैं, कहीं पे भी ये हो सकते हैं और बढ़ जाएंगे, तो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। जैसे पहले अगर 1 से 2 हुआ, फिर 2 से 4 हो जाएगा, फिर 4 से एकदम सीधे 4 बढ़ेगा, ये धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। समझे? ये बहुत ही एकदम जो कहा जाता है तकलीफदायक होता है। कैंसर का इलाज अभी तक नहीं है, खोजा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन आरंभिक कोडोन है? जेनेटिक्स है। आरंभिक कोडोन कौन है भैया? मैथेनिन। क्या है? मैथेनिन। अब इतना बता दिए तो आप लोग तो बिल्कुल बता सकते हैं कि सर ये कहलाता है AUG, जिसको स्टार्टिंग कोडोन भी हम लोग कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनिशियल कोडोन? AUG। यहां पे देखिए ऑप्शन दे दिया है 52 नंबर। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
अगला प्रश्न कहता है बायोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया था? क्या क्वेश्चन है? नहीं बना तो माथा पिटी है इससे। अगर एक क्वेश्चन नहीं बनाए तो हम ऐसे से मानिएगा माथा पे। हम जब बताएगा गलती कर दिए होंगे तो फिर बहुत बड़ा गलती हो गया होगा। देखिए कहते हैं बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो पहले तो ग्रिगोर मेंडल, ये नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उन्होंने जेनेटिक्स के बारे में बताया था। सटन एंड ब्रोवेली नहीं होंगे, क्रोमोसोमल थ्योरी के दिया था। चार्ल्स डार्विन, उन्होंने इवोल्यूशन के बारे में बताया था। अरस्तु बचे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा अरिस्टोटल, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं है, ये है लामार्क एंड ट्रेविनेनस। ठीक है, लामार्क एंड ट्रेविनेनस, ये इन्होंने दिया था भैया, समझे। लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। हाँ, ये क्वेश्चन अगर आपको नीट में करता है तो ये ऑप्शन जरूर देगा। नीट 2025 में अगर ये क्वेश्चन करता है या कभी भी किया होगा तो ये ऑप्शन जरूर दिया होगा, तो आपको ये मानना है। अरिस्टोटल को फादर हम लोग बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है ना। हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? अरिस्टोटल, बट द टर्म कॉइन्ड बाय बायोलॉजी इज नोन एज लामार्क एंड ट्रेविनेनस। ये याद रखना है। अकॉर्डिंग टू द आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, ठीक है, ये मार दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध पीली क्रांति से है? अरे भाई तेलहन से है। तेल पीला होता है ना, तेलहन कैसा होता है? पीला होता है तेल। पीली क्रांति इंडिकेट कर दिया, तो आंसर माने होंगे आप लोग, बिल्कुल सही माने होंगे। पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है? तो कली, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बड। क्या बोलते हैं? बड। देखिए अगले नंबर प्रश्न पे होगा, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज क्लोव ऑब्टेन? क्लोव ऑब्टेन हो जाता है किस पार्ट ऑफ प्लांट से भैया? ऐसे तो फ्लावर बड इसका आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या आ गया? हाँ, फ्लावर बड इसका आंसर होना चाहिए। वो नेक्स्ट हो गया था वहां पर फ्लावर बड, लेकिन फ्लावर अलग है, बड अलग है, तो इसको बड मानिएगा। इसका मेन आंसर बड हो जाए। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है? स्टैटिन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड? कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए स्टैटिन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ा है? पहले तो एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बनाता है और गुआनिन हमेशा साइटोसिन, और अलग पलट सकता है, ये दोनों सही है। तो साइटोसिन गुआनिन ये सही है आपका। देखिएगा एलिमिनेटेड मेथड जरूर याद कीजिएगा, अगर ये पढ़े रहिएगा तो एलिमिनेटेड मेथड। गुआनिन थाइमिन कभी नहीं लड़ेगा, गुआनिन साइटोसिन ये लड़ेगा आपका, ठीक है, इसीलिए मैं एडेनिन थाइमिन लड़ेगा। अब करता है कि निम्नलिखित में से कौन जोड़ा सही है? देखिए एक में ट्रिपल बॉन्ड है और एक में डबल बॉन्ड है और एक में ट्रिपल बॉन्ड है, तो एडेनिन थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना, फ्लोरीन का स्ट्रक्चर होता है। साइटोसिन गुआनिन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुआनिन साइटोसिन। ओके, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपका विच, ये तो बना ही दी, निम्नलिखित में से कौन घुलनशील आरएनए है? कौन आरएनए घुलनशील है? तो ये आरएनए जो घुलनशील है उसको बोलते हैं टीआरएनए। क्या बोलते हैं? टीआरएनए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्युबल आरएनए? टीआरएनए। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस बंधन के डीएनए से न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं? वीक हाइड्रोजन बॉन्ड से। किससे बंधे होते हैं? वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। और एक होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये तो ऑप्शन में दिया नहीं है आपका, कहीं नहीं दिया है, हाइड्रोजन दिया है। क्या दिया है? हाइड्रोजन। तो आप लोग इसे मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में से किस बंधन से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बने होते हैं? निम्नलिखित में से कौन समवर्ती अंगों के उदाहरण है? भैया पकड़ के रखिए, होमोलोगस ऑर्गन बोला है ना, एनालोगस ऑर्गन बोला है। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन समवर्ती अंगों के उदाहरण है? पक्षी व तितली के पंख, कुत्ते व बिल्ली के पूंछ, चमगादड़ के पंख व मनुष्य के हाथ, और इनमें से सभी। तो देखिए ना, विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड बटरफ्लाई, ये तो होगा आपका बिल्कुल।
टेल ऑफ अ डॉग एंड कैट यानी पूंछ कुत्ता और बिल्ली का, दोनों का सेम काम। विंग ऑफ अ बैट एंड हैंड ऑफ मैन यानी ये पकड़ने का और उड़ने का काम करता है, थोड़ा अलग हो गया। तो इसमें ऑल ऑफ दिस में देखें हम लोग केवल ऑप्शन ए मारेंगे, विंग ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई, ये ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलकुंभी में परागण होता है? जलकुंभी यानी वाटर हैसिन, भैया इसे टेरर ऑफ बंगाल में हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं? टेरर ऑफ बंगाल। बताते चले कि मेरा 2025 के लिए क्लास 12 का बैच स्टार्ट हो गया है। जो भी स्टूडेंट को अगर करना हो हमसे संपर्क करें, हमारे इस आईडी से संपर्क करें, ठीक है। आपके पटना के मीठापुर के एरिया में ये कोचिंग चलता है। अगर आपको बायो क्लास करना है तो बेहतरीन बायो क्लास यहाँ पे मिलेगा आपको, सभी तरीके से पढ़ाई दी जाएगी, नीट लेवल तक की पढ़ाई दी जाएगी, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों तरीके से। यहाँ पे सभी चीजों की तैयारी होती है, कंपटीशन की भी होती है, साथ साथ में आप नीट के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ कंप्लीट पैकेज यहाँ पे पढ़ाई होती है, आपको कहीं यहाँ से फिर जाना नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको जरूरत है तो संपर्क कर सकते हैं। आर्ट्स की भी पढ़ाई होती है यहाँ पर, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों की। अगर हिंदी मीडियम से आर्ट्स करना चाहते हैं फिर भी आप आ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम से भी आर्ट्स करना चाहते हैं फिर भी आप आ सकते हैं। अभी मैं बायो का सोल्यूशन दे रहा हूँ, इसके बाद इंग्लिश का दूंगा, हिंदी का दूंगा, फिर उसके बाद और जो आर्ट्स के जो मैं क्लास लेता हूँ, कॉमर्स नहीं होता है, कॉमर्स के लिए आप यहाँ पे आइएगा, मैं आपको बेहतरीन जगह पे भेजूंगा कॉमर्स की पढ़ाई के लिए। तो चलिए आते हैं मेन मुद्दे पे। 61 नंबर प्रश्न किया था, बस 10 प्रश्न और हमारे पास बचा हुआ, उसको खत्म कर लिया जाए कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलकुंभी में परागण होता है? तो जलकुंभी का मतलब होता है वाटर हैसिन, और ये इंसेक्ट और विंड दोनों से होता है। बी और सी ऑप्शन दिया है, बिल्कुल दिया है, ठीक है। तो बोथ बी एंड सी इसका आंसर हो जाएगा, इंसेक्ट और विंड से होता है। आइए नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है बच्चे लोग, निम्नलिखित में से किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे पर होते हैं? ठीक है, यानी मोनोइसियस प्लांट के बारे में बात कर रहा है। मोनोइसियस का मतलब कि एक ही पे दोनों होता है। देखिए, in which of the following are male and female flower found on the same plant? तो ये हो जाएगा कोकोनट। कुकुम्बर नहीं है, कुकुम्बर नहीं है भैया, कोकोनट हो जाएगा ये, कुकुम्बर नहीं है, ब्रिंजल नहीं है, टोमेटो नहीं है, कोकोनट। निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? अरे वाह, क्या क्वेश्चन है। शुक्र पे तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि सन से नजदीक है, वीनस नहीं होगा, ठीक है। बुध, मरकरी जिसको बोलते हैं वो और नजदीक जाएगा, जल ही का मर जाएगा, इतना आग रहेगा वहां पे तो वहां नहीं जाकर रहिएगा भैया। शुक्र पे भी नहीं रहेगा। बृहस्पति बहुत बड़ा ग्रह है, ठीक है ना, बृहस्पति बहुत बड़ा ग्रह है, बहुत बिग प्लैनेट, और ये बहुत दूर है, तो यहाँ पे नहीं। मंगल जो है इसको फेवरेबल माना गया है क्योंकि इस पे अभी खोज जारी है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस पे जीवन संभव हो सकता है। तो मार्क्स आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 63 का ऑप्शन नंबर ए मान लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या हेतु किया जाता है? प्राकृतिक, स्थानीय, विदेशी या महामारी? किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या? तो भैया स्थानीय हो जाएगा ना, ये ऑप्शन हो जाएगा बी। नाम से क्लियर कर रहा है कि निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या, तो स्थानीय निश्चित क्षेत्र है, वहां पे ऐसे इसका इंडेमिक इंग्लिश हो जाएगा, तो हाँ है, ठीक है यहाँ पे। तो चलिए इसको मान लीजिए इंडेमिक ऑप्शन। क्या मान लेना है? इंडेमिक। अगला प्रश्न है 65। निम्नलिखित में से कौन सप्रभाविता कोडोमिनेंस में F2 संतति को प्रारूपिक अनुपात को दर्शाता है? मेरा बच्चा तो बल्ले बल्ले कर रहा होगा, बल्ले बल्ले सारा सारा। पूछिए क्यों? सारा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, मैक्सिमम क्वेश्चन, यानी उनको 35 को बनाना है, हमको लगता है 50 को से ज्यादा आता होगा उन लोगों को बनाने के लिए, तो डेफिनेटली नाचेगा तो ही सर, हाँ वाह सर ये पढ़ाए थे भैया कोडोमिनेंस। याद नहीं क्यों, तो उसका बात अलग है क्योंकि पढ़ाने के साथ साथ रिवीजन भी बहुत जरूरी है। चलिए वो सब बातें छोड़ते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। देखिए, अगर ये कोडोमिनेंस नहीं होता तो ये बोल रहा है कौन सा? फिनोटिपिक रेशियो, ये 3:1 हो जाता, और जीनोटिपिक रेशियो हो जाता 1:2:1, यानी ये इसको जीनोटाइप बोलते थे और इसको फिनोटाइप बोलते थे। लेकिन चूंकि बोला है फिनोटाइप, चूंकि बोला है कि कोडोमिनेंस, भैया इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस ये दोनों का
फिनोटाइप जीनोटाइप सेम होता है, हो जाएगा 1:2:1। तो ऑप्शन नंबर सी। ओके, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन डीएनए द्वारा आरएनए को निर्माण से संबंधित है? बेहतरीन ढंग से आपने पढ़ा होगा, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ये भी मैंने बता दिया था आप लोगों को, ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है, देखिएगा हम लोग जानते हैं कि डीएनए से आरएनए में चेंज होता है और आरएनए से प्रोटीन में चेंज होता है। तो डीएनए से आरएनए की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है और आरएनए से प्रोटीन की प्रक्रिया ट्रांसलेशन कहलाती है। तो क्या पूछा कि कहां गया? डीएनए द्वारा आरएनए के निर्माण में संबंधित। तो भैया क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। मारिए ना भी, इतना सोचना क्या है। अगले प्रश्न पे आइए, देखिए डीएनए से आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपका, अगला प्रश्न कहता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैथोजेन ऑफ मलेरिया? मलेरिया का पैथोजेन कौन है? प्लाज्मोडियम हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी? ये हो जाएगा कल्चरिंग एल्गे, यानी बढ़ता हुआ एल्गे जो होता है ना, जहां पे एल्गे बहुत ज्यादा रहेगा वहां पर आपका ये बहुत ज्यादातर वो सन के रेडिएशन को या सन के लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और हमारा अंतिम प्रश्न जो है यही है 16 और 70, क्योंकि टोटल 70 प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो टोटल 70 प्रश्न का सॉल्यूशन आज मैंने दे दिया आप लोगों को बच्चे लोग। बाकी शॉर्ट और लॉन्ग का रिव्यू एक क्लास में और हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। शॉर्ट और लॉन्ग का जो रिव्यू है देख लेंगे कि कौन कौन चैप्टर से कौन कौन आ रहा है। निम्न में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल के पॉलीफीन वलय के मध्य में होता है? अरे भैया मैग्नीशियम होता है, Mg, मैग्नीशियम। मैग्नीज नहीं होता, ये Mn होता है, तो मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है। Which of the following elements are present in the center of the porphyrin ring of chlorophyll? तो मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी। 70 नंबर और आखिरी प्रश्न आज का कहता है, निम्नलिखित में से किस पौधे में फॉस्फोइनोल पाइरुवेट? देखिए यही प्रश्न था जो, देखिए ये जो क्लास है ये क्लास 11th का प्रश्न पूछा गया है। ये क्लास 11th और 12th में पूछा गया है। कुछ प्रश्न 11 से भी पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को पकड़ के रखना है। निम्नलिखित में से किस पौधे में फॉस्फोइनोल पाइरुवेट CO2 का संग्रह है? अभी जस्ट मैंने फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का चैप्टर खत्म किया है और ये इसी में आपका बताया गया था कि C4 प्लांट, ठीक है ना, कौन सा प्लांट? C4 प्लांट में ये पाया जाता है PP, जो CO2 को, ठीक है, एक्सेप्टर होता है, CO2 का एक्सेप्टर होता है। बच्चे लोग आई होप कि ये 70 क्वेश्चन जो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में मैंने कंप्लीट किया है वो आप लोगों से मिलाइएगा, देखिएगा कितना आपका सही हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ भी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। भाई की मेहनत को, अपने मेंटर, अपने गुरु की मेहनत को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिए, भैया तुम भी मिला लो, देख लो मेरा तो इतना सही गया है। 35 आउट ऑफ 35 मैंने लेके आया है, क्योंकि 70 क्वेश्चन में 35 बनाने थे आपको, तो 35, लेकिन वो 35 पढ़ लीजिएगा ना तो नीट के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये क्वेश्चन अगर पढ़ लीजिएगा तो नीट में भी आपका क्वेश्चन बहुत ही फायदेमंद होगा बच्चे लोग। तो इस बात पे दिमाग डालिएगा, असर डालिएगा। चलिए, अगर आपको बायोलॉजी से रिलेटेड या कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड परेशानी है तो आप बात कर सकते हैं बायोलॉजी ट्रीटमेंट के साथ। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।